अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रज़ी के साथ एक मुकालमे का प्रोग्राम। आज हमने दो ऐसी शख्सियात को अपने प्रोग्राम में दावत दी जिन्हें हम एक रोल मॉडल के तौर पर नई नस्ल के लिए आप बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, जो बहुत मेहनत के साथ मुसलसल अनथक मेहनत, लगन और पैशन के साथ अपना मकाम बनाते हैं। हमारे दरमियान आज नामवर कालम निगार हैं, मिज़ाह निगार हैं, मिज़ाहिया शायरी के हवाले से, मिज़ाहिया कालम के हवाले से उनके फ़न की बहुत सी जहतें हैं। खालिद मसूद ख़ान हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं खालिद भाई आपको खुशामदीद कहता हूँ। मोहब्बत आपकी। और हमारे दूसरे मेहमान वो भी उनकी किताबें आ चुकी, उन्होंने स्टेज के साथ उनका ताल्लुक़ रहा, बहुत अवाइल उम्री के साथ उन्होंने मेहनत की और मुझे बताते थे कि वो खुशनवीसी भी उन्होंने की। उन्होंने जो इंतखाबी फ़हरिस्तें तैयार हो रही थीं वहाँ भी वो बैठे। उसके बाद उन्होंने ड्रामा लिखे, ड्रामा स्टेज के साथ मुंसलिक रहे, उन्होंने कलम का सफ़र किया, उन्होंने कॉलम लिखे, उन्होंने अफ़साने लिखे, उनके सफ़रनामा हज का उनका है और आजकल कलम का सफ़र भी जारी है और वकालत का सफ़र भी जारी है। मेरी मुराद है शाहिद राहिल ख़ान। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम रज़ी भाई, बहुत मेहरबानी आपकी। कैसे हैं? मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। खालिद भाई, जैसे मैंने अभी बात की, एक ज़िंदगी का तवील सफ़र आपने और अपने साथ आपने मुल्तान को भी देखा इस सारे अरसे के दौरान। 60s और 70s का मुल्तान जब आप तालिब इल्म थे और उससे पहले जब आप बहुत छोटे थे और चौक शहीदा और ये स्कूलों में आप जाते थे और अपने पुराने मुल्तान को आप बहुत ज़िक्र करते हैं, कैसे खाने थे, क्या था। जब हम गुफ्तगू को शुरू कर आज जब इस लेवल पर आप हैं कि आप दुनिया भर में आपके पास वक्त नहीं होता, लोग टाइम लेते हैं, आप जाते हैं, तो आप कैसा फ़ील करते हैं? ज़ाहिर है इत्मीनान होता है आदमी को, लेकिन कोई एक आध पछतावा भी कोई ज़िंदगी में होता है? देखिए रज़ी, ज़िंदगी जो है ना, वो जैसे फराज ने कहा है कि उदासियों का सबब क्या कहें बजूज़ इसके, ये ज़िंदगी है, परेशानियाँ तो होती हैं। तो मतलब कोई ये जो दुनिया है ये आज़माइश है वैसे ही। तो इसमें मैं इसके उस पहलू पे तो मतलब अब गुफ्तगू नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुल्तान के हवाले से जब हम बात हुई है तो मुल्तान बहुत तब्दील हुआ है। अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि ये इर्तिका की जो एक है ना, ये मौलाई सुन्नत जिसको हम कहते हैं कि ये हुक्म रब्बी है शायद। ये पूरी दुनिया तब्दील हो रही है, जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें पहले से मतलब डिफरेंट तब्दील नज़र शुदा। आता है, तब्दील शुदा नज़र आता है हर जगह तकरीबन। अच्छा, लेकिन जो मुझे मुल्तान पर जो मलाल है ना इसकी, वो ये है कि हमने जो अपना हेरिटेज है उसको सँभाला नहीं है। मैं अब यकीन करें रज़ी, यूरोप, अमेरिका के छोटे-छोटे कस्बे हैं, मतलब मेरी बेटी थी वहाँ मिशिगन में एक स्मॉल सिटी ग्रैंड रैपिड्स। मैं ग्रैंड रैपिड्स गया तो वहाँ हमारे एक दोस्त हैं, रिज़वान साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं यहाँ का ना म्यूज़ियम दिखाता हूँ। अच्छा, अब अमेरिका की अब हिस्ट्री देखें, 200 साल की अमेरिका की अपनी हिस्ट्री है। फिर अमेरिका की हिस्ट्री में एक छोटा-सा टाउन, मतलब आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम ये कहें कि मियाँ चन्नू हो या खानेवाल हो, कस्बा मतलब कोई कस्बा। वहाँ पर एक अजायब घर था और क्या शानदार अजायब घर था। अपने इलाके का ही था। अपने इलाके का, उन्होंने अपनी चीज़ें जो थी उस एरिया की 200 साल से 250 साल से, मतलब जो उनकी चीज़ें थी उन्होंने उसको प्रिज़र्व किया, अपनी पूरी हिस्ट्री बताई। क्या-क्या यहाँ पर इवन ये कि जानवर कौन-कौन से होते थे। उनके हेड्स लगे हुए हैं, उनकी खालें लगी हुई हैं। अब जो जानवर ख़त्म हो गए वहाँ पर शिकार की वजह से या आबादकारी की वजह से, जब ये जंगल कटते हैं, आबादी आती है, तो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम जब चेंज होता है तो हैबिटेट जिसको हम कहते हैं जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो जानवर चले जाते हैं वहाँ से। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी चीज़ें प्रिज़र्व रखी हुई हैं। इधर ये आलम है कि हमारे सामने मुल्तान की बेशुमार चीज़ें सफ़ाहस्ती से गायब हो गई और फिर उनका अब हम किसी को क्या बताएँ, नई नस्ल को क्या बताएँ यहाँ क्या था। अब घंटे घर का जैसे आप ये सुन रहे हैं, एक अरसे से अजायब घर बन रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी बात उन्होंने कहा जी ये अजायब घर की बड़ी छोटी जगह है। यार, छोटी चीज़ आपसे बनती नहीं, आप बड़े चक्कर में हैं। तो हमारी चीज़ें जो हैं ये मतलब जो हम काम कर सकते हैं वो हमारी शान के खिलाफ है, जो हमारी शान के मुताबिक है वो हमारी औकात से बाहर है।
मतलब अजीब अलमिया है ना। खालिद भाई, मैं शाहिद भाई से ये पूछूंगा, खालिद भाई ने बताया कि अजायब घर बन रहा है, और अजायब घर के लिए अच्छा हमने भी ये देखा बहुत से मंसूबे बने, कभी अजायब घर का, कभी कहा कि वो लाइब्रेरी वाली जगह पर बना लेंगे, कभी किसी और जगह कहा। अच्छा फिर ये एक बड़ा प्रॉब्लम आया कि उन्होंने कहा कि ये नवादरात लोग उठा कर ले गए हैं मुल्तान के, वो किसी वडेरे के घर में हैं, किसी ताकतवर आदमी के घर में हैं, किताबें भी उठा कर ले गए। वो जो पुरानी लाइब्रेरी थी, जो किले वाली लाइब्रेरी थी, वहाँ बहुत सारी किताबें, बहुत सारी फाइलें, हम खुद भी वहाँ बैठकर फाइलें देखते रहे, अच्छा वो भी उठा कर ले गए। तो जब जो खालिद भाई बता रहे हैं, तो ये वाला रवैया जो है, इसमें सिस्टम इसका है, और आप इसके साथ फिर आप भी बताइए कि आपने जो है एक सेल्फ मेड आदमी के तौर पर, ये दोनों बातें मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं? जवाब मैं यहीं से शुरू करूँगा कि जो जैसे खालिद भाई ने कहा कि किसी चीज़ को, किसी भी तारीख़ी हमारे विरसे को महफूज नहीं किया गया, और आपने भी कहा कि किताबें उठा के ले गए या नवादरात उठा के ले गए, लेकिन वो नवादरात या किताबें मैं और आपने ना उठाई, ना हम उठाने की पोजीशन में थे। जो लोग यहाँ पे हमेशा से हुक्मरान रहे या आज भी हैं, ये तो उनका काम था इस शहर की तारीख़ को, और इस शहर की तारीख़ कोई आज की तारीख़ नहीं, ये हम पढ़ते भी हैं और कहते भी हैं ये बात कि 5000 साल पुरानी तारीख़ है। मैं अगर चंद इमारतों की ही बात करूँ ना, तो यही जहाँ पे हम आज बैठे हैं, इसके यही MDA चौक जिसे हम आज कह रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत नहर हुआ करती थी। अब उसी नहर को अगर मेंटेन उसी तरीके से रखा जाता, अब रसानी के लिए भी वो काम आती, और वो ये तमाम पुल थे ना, पुल बरारा, ये पुल मुर्दा खाना, पुल शवाला, और इस वो उस नहर की बेड में तो अब आर्ट्स काउंसिल और टी हाउस है, वो बना है ना। अब ये शहर के अगर बीचों बीच गुजरती, जैसे आज हम लाहौर की खूबसूरती का जिक्र करते हैं, तो एक तो ये हवाला हमेशा मेरे सामने होता है कि ये शहर बहुत खूबसूरत होता। दूसरा फिर कुछ चीज़ें हमारी मजहबी तासुब का शिकार हो गई, जैसे कि वो हमने ये परहलाद का मंदिर, अब उसकी अगर आप तारीख़ में ही चले जाएँ ना परहलाद के मंदिर में, तो ये सिर्फ एक मंदिर की तारीख़ नहीं है, ये हज़ारों साल पहले एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की तारीख़ है, एक बहुत बड़ी दरसगाह की तारीख़ है, जहाँ से एक आलम ने जो है ना वो फैज़ हासिल किया। इसी तरह से हमने तो वो देखा है सूरज कुंड मंदिर, वो अंदर से भी देखा है। हमारे अपने ये नवे शहर में 2-3 गलियों में मंदिर थे। अभी मैं बहुत अरसे के बाद अपने एक अजीज़ की शादी पे गया, तो मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था, और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई हैं ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। तो ये हेरिटेज या वर्षा किसी का भी हो, वो हमारा मुसलमानों का हो या जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं या जिनकी तारीख़ है, वो तारीख़ को महफूज होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। ये मैं एक आजकल जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसका उन्वान ही सन 60 की दहाई का मुल्तान है। तो सन 60 की दहाई के मुल्तान को मेरा ख्याल है कि खालिद साहब या हम जैसे कुछ, अगर हज़ारों में नहीं तो सैकड़ों में लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या बीसियों होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो वो सन 60 की दहाई का माहौल, वो अब हम अपनी याददाश्तों में उसे तलाश करते हैं। जी खालिद भाई, कालम निगारी, आपको अपना शायर होना ज़्यादा पसंद है या कालम निगार? शायर होना। जब शायर होना आपको पसंद है, सवाल का जवाब मिल गया। और लेकिन कालम निगारी के हवाले से जो एक आम तासुर है कि हर शख्स, मतलब एक भेड़ चाल है कालम निगारी की, अखबारात कम और कालम निगार ज़्यादा हैं। अब उसमें लोग और ख़ुद एडिटर जो बैठे हुए हैं, वो कालम निगारी, हर एक को कालम निगार बना रहे हैं, या बना दिया जाता है या कोई और बना देता है उन्हें। हम बहुत सारे पॉपुलर कॉलम निगार ऐसे हैं, हम जानते हैं, जो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पहले वो लिखते भी नहीं थे, फिर वो एकदम कॉलम निगार की तरह ज़हूर हुआ उनका। देखें रज़ी, वो मुनीर नियाज़ी साहब की एक नज़्म है, हर मुख पर खूबसूरती का मकाम, आपने पढ़ी होगी कि उसमें जो उसके सर चेहरे पर खुशगवार आंखें थी, उसमें एंड पे आता है ना कि अच्छा, उसमें जो एक्चुअली मुनीर साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर इंसान में एक खूबसूरती की एक ख़ास मकाम होता है, अट्रैक्शन का, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। अब वो आप दरियाफ्त कर लें
या उस शख्स को उसका अंदाज़ा हो जाए कि उसके पास ये चीज़ एक खूबसूरती की है जिसे वो प्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह मैं ज़ाती तौर पर रज़ी समझता हूँ कि दुनिया में कोई आदमी अल्लाह ताला इस तरह नहीं भेजता कि उसमें कोई खूबी ना हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे बच्चे के मिलान को, बच्चे की जो है शख्सियत को, बच्चे की पसंद नापसंद को और उसके टैलेंट को बिल्कुल कतई नज़र करते हुए कहा जाता है कि इस बच्चे को वालिदैन डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को हमने क्या बनाना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो क्या होता है, बच्चा आमतौर पे पहली बात तो ये बन ही नहीं पाता। वो उसमें सलाहियत कुछ और होती है, बनना कुछ और चाहता है, बनाया कुछ और जा रहा है। अब होता क्या है, इस जो कश्मकश में बच्चे का टैलेंट ज़ाया हो जाता है। बच्चा बिल्कुल एक कन्फ्यूजन का शिकार होता है और अव्वल तो वो जो माँ बाप बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाता, और अगर बन जाए तो उसमें रज़ी कभी ग्रो नहीं करता, कभी उसमें एक्सेल नहीं करता, कभी उसमें आगे नहीं जाता। वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, आगे मर जगह खाली होती है। लेकिन कौन जाता है? जो उनमें सलाहियत रखता होगा वो आगे जाएगा। मुझे एफएससी में वालिदैन ने मतलब सेंटर मेरा मैनेज कर लिया, उसके बाद मेरे एग्जामिनर के पास चले गए, कर करा के मुझे डॉक्टर बना लिया। मैं निश्तर दाखिल हो गया, केई में दाखिल हो गया, डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन के मैं फील्ड में आ गया। रज़ी, आप यकीन करें, मैं सारी उम्र एक बड़े मामूली से, दरमियाने से, आम से डॉक्टर की ज़िंदगी गुजारूंगा। मैं कभी डॉक्टरों में एक्सेल नहीं कर सकूंगा। मैं डायरेक्ट कभी लेकिन आप बनना क्या चाहते थे और अच्छा, बनाया क्या गया? बनाया क्या? अच्छा, अब जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं बीए करने के बाद मैंने जाकर ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला ले लिया पंजाबी में। मैं लिटरेचर पढ़ना चाहता था। मेरा किताब से मुझे शौक था, मोहब्बत। बचपन से घर में भी किताबें थी, वालिद साहब लाइब्रेरियन थे। मैं वहाँ पे दाखिल हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, मुल्तान यूनिवर्सिटी में, उसका नाम मुल्तान यूनिवर्सिटी था, अभी दाखिले नहीं हुए थे। अब हुआ ये कि लेट दाखिले हुए तो वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके एक दोस्त थे चाचा अशरफ जलाल, लाइब्रेरियन थे, सेंट्रल लाइब्रेरी बावलपुर के। उन्होंने कहा क्या कर रहा है खालिद? उन्होंने कहा जी वो उधर पंजाबी कर रहा है। पंजाबी करके क्या करेगा, कहीं लेक्चर लग जाएगा, सारी उम्र करेगा, इंटेलिजेंट बच्चा है आपका, आप इसको MBA करवाएं। अब्बा जी ने लाहौर से बुलवा लिया, कहा मुल्तान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। अप्लाई किया, दाखिला हो गया, MBA करना पड़ गया। MBA किया, जॉब की। अच्छा, उसमें यह है कि क्योंकि मार्केटिंग जॉब थी, उसमें फिर MBA में मैंने अपना जिसे कहते हैं फिर कहते हैं कि मतलब मजबूरी के आलम में मैंने जो मैक्सिमम अपना देखा कि क्या मुझे पसंद हो सकता है। फिनेंस वगैरह तो मेरे बिल्कुल टेम्परामेंट नहीं था, तो मैंने मार्केटिंग में कर लिया। मैं एक जगह पे ट्रेनी सेल ऑफिसर भर्ती हुआ, 13 साल में रज़ी मैं वहाँ जनरल मैनेजर हो गया, और ज़ाहिर मैंने उसमें एक्सेल किया। मार्केटिंग मेरी मतलब वो जो कॉलेज में जो डिबेट्स और ये वो चीज़ें करते थे उनका एक फ़ायदा हुआ। लेकिन मतलब ईमानदारी की बात बताऊँ, जिसे वो कहते हैं ना सुकून एक अंदर से जो होता है ना कि मैं ठीक जगह पे हूँ, वो नहीं था। वन फाइन मॉर्निंग मैंने जॉब छोड़ दी और उस जॉब से चौथाई मुशायरे पर मैंने कॉलम का आगाज़ किया लिखने का। अब मैं समझता हूँ कि मैं अपने फील्ड में आ गया। अब मुझसे को पूछता है, कई लोग पूछते हैं खालिद साहब आप क्या काम करते हैं? मैं कहता हूँ ईमानदारी की बात है, मैं कोई काम नहीं करता। वो इसलिए कि काम क्या है? काम ये है कि आपका दिल ना भी करता हो, आपको करना हो। सुबह आपका दिल नहीं कर रहा बैंक जाने को, आपको बैंक को जाना है, ये काम है। आपका उस दिन स्कूल में जाने को दिल नहीं करना, पढ़ाने को, आपको जाना पड़ता है, ये काम है। आपका दुकान खोलने को दिल नहीं करता, आप दुकान खोलते हैं, ये काम है। मेरा लिखने को दिल करता है, मेरा पढ़ने को दिल करता है। कॉलम ना लिखता, अफसाना ना लिखता, कोई शायरिया लिखता, कुछ ना कुछ तो लिखता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ये कोई मुशक्कत नहीं है मेरे लिए लेयर है। वो जिसे हम कहते हैं कि इफ योर प्रोफेशन इज योर पैशन और योर पैशन इज योर प्रोफेशन, यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। तो मैं इस तरह से ब्लेस्ड पर्सन हूँ, मैं वैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ जैसे गुजारना चाहता था। मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मैं समझता हूँ, जो मेरी डेस्टिनी थी, जहाँ मेरा लिखा हुआ था। लेकिन कितने लोग हैं? शायद भाई आपसे पूछूंगा यही, आपने आपने अपनी, मैंने अभी जो इंट्रो में भी बात की और मैंने वो सारे वाक़यात पढ़े हुए हैं। आप क्या बनना चाहते थे? हाँ, मैं वही खालिद भाई की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ कह लें यूँ करूँगा अदब के साथ, कि ये मैन टू मैन डिफरेंट स्टोरी होती है। अब मैं जब बोसन रोड कॉलेज में पढ़ता था तो मैं MA उर्दू करना चाहता था,
क्योंकि मेरे घर का माहौल भी अदबी था। लेकिन मैं बीए फाइनल ईयर में था और हालात ऐसे थे कि मुझे नौकरी की ऑफ़र हुई बैंक से, और मैंने बहुत ही लोअर लेवल पे बैंक ज्वाइन किया एज गोडाउन कीपर। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं होती। 69 में जब मैंने मुस्लिम हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने जो आपने हवाला दिया, उस ज़माने में ये 70 के इलेक्शन के जो हो रहे थे, लिस्टें बन रही थी, तो इब्न कलीम मरहूम ने मुझे एक प्रिंटिंग प्रेस पे ले जाके वो प्रूफ रीडिंग पे लगा दिया, और 10 पैसे एक शीट के मिलते थे। और पहले दिन मैंने एक शीट की प्रूफ रीडिंग की और 1 रुपया मैंने कमाया, और वो मेरी पहली ज़िंदगी की कमाई वो 1 रुपया था। मैं इसी को आगे लेकर चलता हूँ, एक ब्रेक का वक्त है। नाजरीन, हम ब्रेक पर चलते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वापस आकर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी नाजरीन, खुशामदीद प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी शाहिद भाई, आप बता रहे थे कि आपने 10 पैसे से आपके फी सफ़ा हाँ, तो वो 1 रुपया मुझे आज भी याद है, मैंने लिखा भी है कि मैंने वो 1 रुपया जो जाके जब अपनी वालदा मोहतरमा के हाथ पे रखा तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, उसने मुझे उसी वक्त ये एहसास दिया कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर लूँगा। एक तो इसका ये पहलू है कि उसके बाद फिर एडमिशन भी हो गया, एफएससी भी कर ली, इधर ये सिविल लाइंस कॉलेज से बोसन रोड कॉलेज पे एडमिशन भी हो गया। लेकिन मुझे जो बैंक में जॉब मिली ना, उसका भी एक पस मंज़र ये था कि आप ज़िंदगी में कभी भी अगर किसी के साथ बग़ैर किसी ये तवक्को रखे कि मुझे इसका रिटर्न मिलेगा, वो उसका नतीजा था कि मेरे एक अजीज़ थे, उनको सेप्टिक हो गया था बाजुओं में, और मेरी पूरी फैमिली में और भी लड़के थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने डेली जो है ना बेटा ये करवानी होती है इसकी ड्रेसिंग, और उस वक्त ड्रेसिंग होती थी रेलवे हॉस्पिटल में। तो मैं कॉलेज से आने के बाद साइकिल के कैरियर पे उन्हें बिठाता, खाना मैं बाद में आके खाता और जाके उन्हें वहाँ ड्रेसिंग करवा के लाता। तो एक दिन मैं कॉलेज से आया तो मेरी वालदा ने कहा जी तुम्हें नवाज़ ने बुलाया, बैंक चले जाओ। वहाँ गया तो जॉब की ऑफ़र हो गई। जॉब क्या थी? गोडाउन कीपर, और वो भी चिश्तिया में। और मैंने अपनी पहली रात जो कॉटन फैक्ट्री के गोडाउन में गुजारी, उसकी भी रुदात मैंने लिखी है कि वहाँ से, और फिर उसको मैंने जो बैंक में आखिरी मेरी असाइनमेंट थी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट, उसके जो मैंने मेरिट में
रात गुजारी थी, वो सारी कहानी मैंने मैरियट होटल कराची में बैठ के लिखी थी, जो मेरी ऑफिशियली आखिरी मेरी जो थी कहाँ से सफर शुरू मीटिंग थी। हुआ, हाँ, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ एक खत्म हुआ? कॉटन फैक्ट्री के गोडाउन की उसकी फैक्ट्री के एक उस कमरे में जहाँ कच्ची पक्की ईंटें थीं, लाइट नहीं थी, पीली रोशनी की लालटेन जल रही थी, और वो उसके आदमी ने, फैक्ट्री वाले ने मुझे कहा कि जी बाबू जी अहमद जी भैये तो मैं तो खेत सिराना ला देना। सलामत रहें, आप हमारा फखर हैं, आप दोनों हमारा फखर हैं। खालिद भाई, खान पीन दी गल हो जाए। अच्छा, खाने पीने का मतलब मैं रजी आपको पता है मैंने खाने पे बड़ा कुछ लिखा है आपने। वो मैं देखता हूँ खुर्शीद होटल के बारे में, जो मुझे आपकी तहरीर से पता चला, मैंने भी वो देखा हुआ है। जी, मुन्ने मियाँ थे वहाँ पे, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। मुल्तान के खाने, इस खित्ते के खाने और लाहौर के खाने, इनमें डिफरेंस आप देखिए। लाहौर के खाने तो मतलब आपको मजे की बात बताऊँ, खानों के डिफरेंस में आपको बड़ी मोटी बात बता दूँ। लाहौर के और मुल्तान के जो चने हैं उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि लाहौर में आप चाहे वहाँ चिकन छोले खाएं, चाहे वहाँ आप गुलाम रसूल के शोरबे वाले चने खाएं, या आप शाही मुर्ग वाले से जाकर ग्रेवी वाले चने खाएं, आपको छोटा देसी चना मिलेगा हमेशा लाहौर में। मुल्तान में आपको कहीं छोटा देसी चना नहीं मिलेगा या काबली चना बनेगा। मुल्तान में ज़ाहिर है, मुल्तान की जो पहचान है जो चनों के हवाले से, वो सूतरी वट है। सूतरी वट से सुबह अभी भी बिला मुबालगा दर्जनों रेड़ियाँ सुबह निकलती हैं। और आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, शायद आपने कभी गौर ना किया हो, मैं इसमें गौर किया है। सूतरी वट का जो चने वाले हैं वो रेडी पे आते हैं, और उसकी रेडी की पहचान अभी भी ये है कि वो लकड़ी की पहिए वाली रेडी होगी, उसमें वो जो रबड़ के टायर ये वो अभी तक उसमें बिल्कुल उन्होंने नहीं लगाए, वो एक रवायती चली आ रही है। बगैर घी वाले वो चने होते हैं। 19-20 के फ़र्क से आप ये देखिए सूतरी वट के चने तकरीबन एक जैसे हैं, बड़े शानदार चने हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन लाहौर में जो 3 किस्म के चने बनते हैं बुनियादी तौर पर, वो तीनों चने वो छोटे देसी चने बनते हैं। ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि देसी चने का एक जायका अपना डिफरेंट है, उसका टेस्ट है, इसका एक अपना टेस्ट है। लेकिन जो मुझे मुल्तान में जो असल चीज़ जिसको मिस करता हूँ वो अच्छी डोली रोटी है, जिस पर मैंने कई दफ़ा लिखा भी है। मामू चने वाले वो नासर हैं, तो उन्होंने मतलब स्पेशली को उनके घर में कुछ शायद कोई पुरानी बीबियाँ अभी जिंदा हैं जो बना लोग खत्म हो गए ना जो बनाते थे। लेकिन हाँ वो एक्चुअली ये घर से बनती थी। चौकसी में जब मैं रहता था तो वहाँ पर 2 मशहूर चने वाले थे, गुलाम रसूल काला था और एक चाचा गामा था। वो सिर्फ फट्टे पे बैठते थे, ये जो काम है ये उनके घर होता था। वो इसलिए कि हम जब फटे लगने से पहले कभी चने चाहिए होते थे तो उनके घर जाते थे, तो वहाँ पर ख़वातीन जो थी वो पका रही होती थी, तो वो हमें देगचे में से डाल के चने देती थी। इसी तरह डोली रोटी बनती थी, क्या वहाँ पर मतलब एहतमाम होता था, तेल में बनती थी उस वक्त। अब डोली रोटी मौजूद है, लेकिन ये नहीं कि खुदा न खास्ता हमारा कोई टेस्ट ऊपर चला गया क्योंकि हमने डोली रोटी, टेस्ट आपका ख़राब होता है। मसलन मैंने केक खाया, पर मुल्तान से केक खाया, फिर मैं दुनिया भर में केक खाया, बड़े बड़े अच्छे केक खाए, फिर उसके बाद आपको ये जायका वैसा नहीं लगता, चीज़ें आपको बिल्कुल सही, बड़ा हो बिल्कुल जाता है। सही। डोली रोटी तो मुल्तान का हमने कहीं नहीं खाई, लेकिन मुल्तान में वो चीज़ नहीं बिल्कुल रही। तो बड़ी चीज़ें ख़त्म हो गई यहाँ पर। जो ये आपका है मूसा पाक, इसके साथ अंदर बड़े अच्छे पाए सिरी पाए मिलते थे। वो बाद में दोबारा मैं अपने बेटे के साथ 1-2 बार गया, लेकिन वो बिल्कुल बात नहीं थी। इसी तरह जो साबन वाली गली में कुछ सिरी पाए वाले थे, वहाँ गया हूँ, मतलब वो बात नहीं है। चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं, छोटे देचके में या कच्ची हांडी में चीज़ें पकती थीं, रात भर पकती थीं, अब वो देगचों में पकती हैं, देगों में बनती हैं, तो वो जायका नहीं रहा। लेकिन तकरीबन सब जगह यही हाल है। लाहौर में बाकर खानी जब जाता हूँ तो वैसी बाकर खानी नहीं अब मिलती जैसी बाकर खानी लुहारी के अंदर से मिला करती थी। बड़ी गनीमत है अभी वो जो फूड स्ट्रीट के साथ अंदर जो ग्वाल मंडी, तो दो तनूर हैं, उनको उनमें से फिर एक तनूर का सिलेक्शन की हुई है, निस्बतन बेहतर है। मोनी रोड पे एक तनूर था, वहाँ से मंगवाई, लेकिन वो चीज़ें नहीं, चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं। आबादी बहुत बढ़ गई है, आबादी के बारे में किसी ने कभी कोई सोचा ही नहीं कि आबादी किस बुरी तरह बढ़ रही है। मतलब हम हाथ छोड़ के तो साइकिल जो है ना सड़क पे, ये पुरानी सब्जी मंडी रोड पे चलाते थे, अब उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।
गोली वाली बोतलें ख़त्म हो गई। मतलब मैं बिल्कुल शाकिर से कह रहा था यार मेरा दिल करता है मुझे कोई नई कोई कहीं पुरानी कोई दो एक अच्छी तरह की ना साफ़ सुथरी गोली वाली बोतलें मिल जाएं, मैं अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहता हूँ। गोली वाली बोतल पर मुझे गोली वाले लोग याद आ गए कि अब गोली वाली बोतल जब ख़त्म हो गई तो हमें स्ट्रीट फाइटिंग और फायरिंग और दहशतगर्दी और इस किस्म की चीज़ें नज़र आईं। अच्छा, ये आप अभी मुल्तान में इत्मीनान की बात यह है कि मुल्तान अभी बहुत सारी चीज़ों से रज़ी भाई कथा कलामी करो, इससे मुझे याद आया, मतलब आप अंदाज़ा करें कि मुल्तान ऐसा पुरअमन शहर था, अभी भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इतना पुरअमन शहर था कि यहाँ मेरा ख्याल है किसी ने किसी को छुरी मार दी होगी कभी। उस रोड का नाम कातीमार रोड है। ये दिल्ली दरवाजे से जो आप हाफिज जमाल की तरफ अंदर जाती हैं, उस रोड का नाम कातीमार रोड है, छुरी मार रोड। ज़ाहिर है किसी ने छुरी मारी होगी, कूल चीज़ होगी ना। तो मैं अब दूसरा सवाल करता हूँ, कातीमार पर मुझे अगला सवाल याद आ गया, उसको छोड़ देते हैं। वो ये है कि मुल्तान में मेहनत कश लोग रहे और हमने खुद भी देखा, आपको भी पता है कि बहुत सारे मेहनत कशों के हवाले से, जैसे सूतरी वट और इस तरह बहुत सारे कमानगर, ये ज़रा बताइए कि ये लोग, ये अब सिर्फ गलियां ही रह गई हैं, लोग हैं या नहीं हैं? आप चूँकि अंदरून शहर भी आपका ताल्लुक रहा और आपने हिस्ट्री भी पढ़ी। कमान तो रह गई है, अब तुगरल ड्रामे में ही रह गई है। हाँ। कमान कहाँ रह गई है अब कमान नहीं है तो कमान बनाने। देखिए चीज़ें जो होती है ना रजी, वो मतलब पेशे जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। मतलब आपके सामने आप देखें वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती हैं, जो तब्दील नहीं होती वो वैनिश हो जाती हैं। अब आपके सामने बाकी क्या बताऊँ, कोडक कितनी बड़ी कंपनी थी, ये डिजिटल जब आया कैमरा फिल्म वाला ख़त्म हुआ, वो अपने को चेंज नहीं कर सके, कोडक दिवाली हो गई, ख़त्म हो गई हमारे सामने। तो कमानगर क्या चीज़ है, यहाँ कोडक ख़त्म हो गई। जी सही। अच्छा, मैं पहले तो थोड़ा सा जो गुफ्तगू हम पहले कर रहे थे ना, उसमें एक जुमला सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने इंट्रो में ये बताया था कि नई नस्ल के लोग भी ये देखेंगे। आज का जो नौजवान या जो बच्चा है ना, वो एकदम से जंप लगाना चाहता है। वो कहता है मुझे तो 1 लाख 1.5 लाख से कम नौकरी नहीं चाहिए। मेरी जो पहली तनख्वाह थी ना, उसमें मैंने आज भी वो अपना लेटर अपॉइंटमेंट का संभाल के रखा हुआ है, जिसमें 100 रुपये बेसिक सैलरी थी और एडमिसेबल अलाउंस डाल के 175 रुपये मुझे पहली तनख्वाह मिली थी 1973 में, अप्रैल 1973 में। तो ये एक सफ़र जो है ना, फिर आप ज़िंदगी में, मौजू और तरफ नहीं जा रहा, मैं अपने मौजू पे ही हूँ, कि आगे बढ़ते रहें। परेशानियाँ, जैसे आपने सवाल किया था खालिद भाई से, वो भी आती हैं आपकी ज़िंदगी में, रुकावटें भी आती हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उनका फिर आपको हल निकालना होता है। एक तो सूरत हाल ये होती है ना कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और सर पकड़ के बैठ जाएं। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि आप उनका हल कैसे निकालते हैं। मैंने एक वक्त में 3 काम किए। नवाए मुल्तान में रिपोर्टिंग भी की, ये डान होटल के काउंटर पे भी काम किया। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, खालिद भाई इसको एंजॉय करेंगे, कि एक वक्त होता था कि 2 सिनेमाओं में, मुल्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, एक फ़िल्म लगती थी और मैं जैन सिनेमा के जो ऑपरेटर होते थे ना, उनका असिस्टेंट होता था और वो पार्ट उठा के दान में या किरण में ले जाना होता था, रक्षा नहीं थे तैयार। ये बात तो आज की नस्ल समझ भी नहीं सकती कि रील किस तरह 2 सिनेमा में जाती थी और वो चलती कैसे थी, और वो चलती कैसे थी। वो जो रील लगती है प्रोजेक्टर में, वो उल्टी लगती है और वो सीधी होकर स्क्रीन पे नजर आ। मेरा एक क्लास फेलो था, उसे फिल्म देखने का बड़ा शौक था और उसने साइंस में मैट्रिक कर रहा था हमारे साथ, फेडरल स्कूल में हम पढ़ते थे। तो साइंस के बाद मैंने काफ़ी अरसे के बाद मुझे मिला, मैंने कहा आजकल क्या कर रहा है? उसने कहा मैं नास सिनेमा पे ऑपरेटर हूँ। सो वो उसके लिए सबसे बड़ा पैशन ये था कि मैंने फिल्म देखनी है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि आपका शौक आपका रिस्क बन जाए, तो ये भी तो मिसालें होता पता क्या है कि जुमे को फिल्म रिलीज होनी होती थी ना जी, तो जुमे रात को आखिरी शो के बाद वो फिर 12 पार्ट चला के देखे जाते थे और वो कोई सुबह 2:30-3 बजे ख़त्म होते थे। उसके बाद वो जुमे को पहला शो चलता था। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड पे बैठे हैं तो ड्रामे के हवाले से हमारे जो बहुत से नाम लोगों के जहनों से ही महव हो गए। मशकूर साबरी साहब थे, कैसर मलिक मुल्तानी थे, रहमान जुल्फ़ी थे
परवेज़ आफ्ताब थे, शौकत ज़ाहिदी थे, कमर जैदी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने 60 और 70 की दहाई में ना मुल्तान के स्टेज को, उस वक्त जब ना यहाँ आर्ट कौंसिल होती थी, ना कोई अदारा इन्हें पैटर्नाइज करता था, चंदा मांग मांग के कभी टाउन हॉल में, और यूथ सेंटर का नाम लोग नहीं जानते। यूथ सेंटर इतना बड़ा एक, कुश्तियाँ होती थी वहाँ की, कुश्तियाँ हर जुमे को कुश्तियाँ होती थी, और वहाँ पे मिर्ज़ा मुबारक मरहूम मगफूर उर्दू के प्रोफेसर थे, वो मैनेज करते थे मुख्तलिफ इवेंट। वहाँ ड्रामों के दौरान मेहदी हसन, सलीम रज़ा, इस कैलिबर के लोग ड्रामों पे एक गेस्ट के तौर पे आया करते थे और पब्लिक को अटैक। और आपको ऐसे एक अल-फतह एक ड्रामा था, उसमें आखिरी मंजर में मस्जिद अक्सा के मॉडल को आग लगानी थी, और वो उस ज़माने में वो 67 की बार जो है ना अरब इसराइल जंग ख़त्म हुई थी, और मेरा उसमें करैक्टर था अब्दुल्ला बरनावी का, और आखिरी सीन में मैं वो गेटअप में खड़ा ही हूँ, ए रब्बे कहर, और वो हाथ उठाए थे ऊपर। उस सीन के बाद दूसरे दिन शहर में वो कैसर मलिक मुल्तानी और मिर्ज़ा मुबारक के खिलाफ जुलूस निकल गए कि मस्जिद अक्सा को आग लगा दी इन्होंने। तो एक पहलू ये भी होता है हमारे यहाँ, यानी मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों का। खालिद भाई, रेडियो आया मुल्तान, ये एक ना इनकलाब था मुल्तान में, एक बड़ा इनकलाब था, एक बिल्कुल नई चीज़ थी। हम उस वक्त मैंने वो बिल्डिंग बनते हुए देखी है। मैं उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 6ठी-7वीं में था ना, तो कैसा था ये, कैसी तब्दीली आई थी? क्विज प्रोग्राम होते थे, मैं उसमें क्विज में आता था, और मैं पीछे तो देखा था, मेरे पास कोई 69 की एक क्विज का जो फर्स्ट प्राइज था मेरा, उसमें जनरल नॉलेज की किताब के अंदर रेडियो पाकिस्तान वालों का वो स्टिकर लगा हुआ है कि फर्स्ट प्राइज क्विज में। तो अच्छा चीज़ें आपके मतलब अच्छा में हम शायद बड़ी रजी, मैं ये समझता, लोग कहते हैं कि हम शायद बदकिस्मत जनरेशन है, मैं कहता हूँ हम खुशकिस्मत जनरेशन है। हमने एक पूरा जो है ना अहद, उसको तब्दील होते हुए और नए अहद में दाखिल होते हुए खुद को देखा है। हम एक अहद से निकले हैं और एक अहद में दाखिल। बिल्कुल ऐसी मैं देखे ना, मैंने कौन होगा जिसने लिथो प्रिंटिंग देखी हो या ट्रेडमल प्रिंटिंग, पीला सा कागज होता था, उसको मैंने प्रिंटिंग उस पर लिथो की सुर्खी, मैंने लिथो की सुर्खी, ट्रेडमल प्रिंटिंग, उसके पुराने कार्ड, और उसके बाद फिर मॉडेम सिस्टम, और उसके बाद हम डिजिटल दौर में आए। मैं बता रहा हूँ, जब मुल्तान में जिसारत अखबार आया ना, जिसारत आया तो मेरे मामू वहाँ पर हेड कातब थे, तो उस अखबार में जो प्लेट बनती थी, उस प्लेट को सीधा करने के लिए वो एक बड़ा ट्रे था, उसके अंदर प्लेट रखी जाती थी, उसके ऊपर शीशे के बंटे होते थे बड़े बड़े। हाँ जी, वो उसको चलते थे, वो उसको बराबर करते थे। वो बंटे भी आहिस्ता आहिस्ता इतने थे बड़े आते थे, और वो घिस घिस के फिर छोटे हो जाते थे। अब क्या चीज़ें, सब चीज़ तब्दील होगी, कोई चीज़ ही नहीं है वो। तो मतलब हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो वाक़तन मतरूक हो चुकी हुई हैं, जिनका अब नामो निशान कोई नहीं। अब मतलब मैं उस दिन ऐसे बात कर रहा था कि आलम ये है तब्दीली का कि अब किसी नए बच्चे से पूछें तो उसको ये नहीं पता कि सालिम टांगा क्या होता था, सालिम टांगे का कॉन्सेप्ट क्या था, सालिम टांगे पे बंदा जो बैठता था वो अपने आप उसका टैका क्या होता था, टैका फील, हत्ता कि वो कोचवान कितना मुतफाखर होता था सालिम टांगे को जब वो चला रहा होता था। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो रजी बात ये शुरू हुई थी मुल्तान के हेरिटेज की, तो मुझे दो चीज़ें बड़ी याद आती हैं। आपने भी देखा होगा किला कोना पे एक नगार खाना है, नीचे उतरता है, पता नहीं आपने वो देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने उस ज़माने में नगार खाने में नीचे जब जाते थे, वहाँ तोपों के गोले पड़े होते थे अंदर। अच्छा, अंदर उतरते ही सीढ़ियाँ उतरती हैं, उतरते ही लेफ्ट साइड पे जो दीवार थी उसके साथ पत्थर की सिलें थी, छोटी नहीं, 4-4 फुट 3-3 फुट बड़ी मोटी, जिनके ऊपर इंग्रेविंग हुई थी फारसी में, कुछ जो थी मखतूते जैसे होते हैं, इसकी चीज़ें थी। वो एक एक पत्थर 8-8 7-7 4-4 मन का होगा, इससे कम का नहीं होगा। फिर बाद में गया वो सब चीज़ें गायब हैं, वो तोपों के गोले छोटे, इतने बड़े बड़े, जैसे हमने पहले बात की कि चीज़ें हमारे जो अजायब घरों कहाँ गई वो किसी को पता नहीं। अच्छा, जी मैं एक ब्रेक ले लूँ खालिद भाई। नाज़रीन, हम वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे के बाद बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, वक्फे के बाद आकर हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइट्री डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। जी नाजरीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। खालिद भाई अभी मुल्तान की हेरिटेज की बात कर रहे थे, चीज़ों के गायब होने की बात कर रहे थे। शाहिद भाई, इसी तरफ आता हूँ। जो चीज़ें जैसे खालिद भाई ने बताया कि बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए थोड़ी सी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपकी याद में हैं जो अब आपको तो दिखाई नहीं देती। खालिद भाई ने घंटा घर चौक का भी तज़किरा किया था, ठीक है ना। तो वो घंटा घर चौक में एक जो वो गोल मार्केट जिसे हम कहते थे, जिसके इर्द गिर्द वो हम उसको इसलिए भी बहुत वो याद आती है कि हम नवे शहर से पैदल जाके वो डब्बे खामड़ में दे पे हैं, डब्बे वाली कुल्फ़ी, वो उसकी एक ख़ास आइटम था। और उसके फिर पिछली तरफ जिधर ये किला कोना की तरफ हम ऊपर जाते हैं ना, वहाँ एक होटल हुआ करता था, होटल का नाम मेरे जहन से निकल गया। वहाँ भी बहुत सारे अदीब शायर भी बैठा करते थे, और किले के ऊपर ही फिर कैफ़े इरफात हुआ कैफ़े इरफात बैठक होती थी, अदीबों शायरों अच्छा, की। ये हम सिर्फ अगर अदब के फनकार हवाले भी से थे, बात, अदीब फनकार शायर भी। और इसी तरह दिल्ली मुस्लिम होटल हुआ करता था, आपके कैंट में ये सारी चीज़ें। तो डान होटल चौकनमा शहर पे, बाबा होटल, डान होटल, बाबा होटल। अच्छा, बाबा होटल हिस्ट्री की आप बात करते हैं तो बाबा होटल ये हमारे गली के दूसरी गली में ये रहते थे, और मंदिर में रहते थे, इन्हें हम मंदिरी कहते थे। और मेरे जो ससुर थे ना, तारीख की बात है, वो कमेटी में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो इंस्पेक्टर थे क्वालिटी ऑफ फूड चेक करने के। अच्छा, एक बातों में से बात निकल रही है, मैं आज भी ये कहता हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि जी ये प्राइस कंट्रोल और फलां, आप कोई कानून पाकिस्तान का उठा के देख लें, हर ये चीज़ आपको मौजूद मिलेगी। बाट कैसे हैं, उनका वज़न चेक करना है, कोई कम तो नहीं तोल रहा, ये सारी चीज़ें। तो बाबा आइसक्रीम वाले जब पहला वो थर्मोस बनाते थे ना, तो वो मेरे ससुर के घर ला के देते थे वो चेक करवाने के लिए। आपके तो मज़े थे। हमारे मज़े थे। अच्छा, इसी तरीके से ना वो लोग भी ज़ाहिर है वो जनरेशन्स भी नहीं रहीं, और उन जनरेशन के साथ साथ ये जो चीज़ें थीं इस किस्म की, जैसे मैंने परहलाद के मंदिर का जिक्र किया, या इसका सूरज कुंड मंदिर का, या सूरज म्यानी मंदिर का। इसी तरह ये हमारी जो ईदगाह है, इस पे भी, इसकी भी बड़ी तारीख़ है। ज़ाहिर है यहाँ पे वो जंग आज़ादी के दौरान भी यहाँ पे गोलियों के निशान वगैरह हैं, वो भी हैं, फांसियाँ दी गई, ये सारी चीज़ें। तारीख़ को हमारे पूरे मुल्क में कहीं भी महफूज नहीं किया गया। और
फिर खानों के हवाले से ये हमारे खालिद भाई एक चीज़ भूल गए, वो दाल मूंग पत्रा वाली मलाई। दाल मूंग एक्चुअली मैं वो बता रहा, ये कि डोली रोटी डोली रोटी जो थी ना, लाजिम व मलजूम, ये तो लाजिम व मलजूम थी। अब डोली रोटी अच्छा वो तो खालिद भाई खाई ऐसे, दाल मूंग के साथ जाती वो थी। ऐसे होता था, जब मेरी याददाश्त में है कि मुल्तान में चूँकि गर्मी बहुत होती थी और हमारा ताल्लुक ऐसे घरानों से था जहाँ बिजली भी नहीं होती थी, और घरों में खुले खुले सहन और दरख्त और उन्हीं के नीचे चूल्हे और सारा कुछ। तो मेरी याददाश्त में ये है कि मुल्तान में वो सालन एक टाइम ही पकता था हमारे कम अज़ कम घरों में ना, दोपहर में ख़वातीन जैसे भी गर्मी में शाम को हर घर में जब बच्चा हमारे जैसा कोई 8-10 साल का, और सिक्योरिटी वोटी का तो मसला होता नहीं था, जाओ जी ये बोर्ड गेट से दाल मूंग ले आओ, या फिर वो हमारे बिल्कुल गली के नुक्कर पे ना वो दुकान होती थी दूध दही बिलाले गनी थे, मलाई ले आओ या खीरनी ले आओ। खीरनी भी एक बड़ा आइटम होता था खाना वाना खाने के लिए। तो शायद भाई मुझे एक चीज़ जो बड़ी मतलब बड़ी पिंच करती है बाज़-औक़ात, ये कबीर वाला सलारवान है ना आगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा गांव है खतीचोर। खतीचोर में एक मकबरा है खालिद वलीद का, ये सुल्तान महमूद गजनवी के कोई सिपा बिल्कुल सलार को था। उसके साथ एक मस्जिद भी है। वो मस्जिद बरे सगीर की कहा जाता है कि सबसे पुरानी मौजूद मस्जिद है। जो मकबरा है वो बड़ा अजीबोगरीब, एक शानदार, मतलब स्लांटिंग ऊपर जाता है, चौरस मकबरा है, बड़ा गुंबद है, उसमें कब्र है। अच्छा, उसमें एक मेहराब थी, उस मेहराब में आयात कुरानी जो थी वो हुई थी, और वो मट्टी को पकाकर ईंटें बनाकर तो वो मेहराब जोड़ के बनाई गई। इस मकबरे पर एक जर्मन खातून काम कर रही थी, इसकी जो आर्किटेक्ट पे। वो फाइन मॉर्निंग आई इधर, तो उसने देखा कि वो मेहराब गायब है। उसने शोर मचा दिया कि मेहराब गायब है। तो ये कई 100 साल पुरानी चीज़ थी और बड़ी शानदार चीज़ थी। वो शोर मचाती हुई इधर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के पास गई, मुल्तान जो भी था, कोई डिप्टी कमिश्नर को मिली, किसी ने कुछ ना सुना। अखबारों में गई, अखबारों ने भी कहा ये चीज़ें होती रहती हैं, क्या पागल खातून है, मतलब ये कोई इशू है जो बयान किया जाए। वो लाहौर चली गई, लाहौर जाकर उसने शोर मचाया। खैर लाहौर जाने से थोड़ा बहुत हिलजुल हुई, लेकिन कुछ ना हुआ। 2-4 साल बाद वो जो टाइलें थीं वो लिपटी हुई, बड़ी वो जो होती बबल रैप वगैरह में, एक कार्टन लाहौर एयरपोर्ट में पकड़ा गया, बाहर जा रहा था, पकड़ा गया, मेहराब बरामद हो गई। अब मुझे नहीं पता, कुछ अर्सा पहले तक मैं वहाँ गया हूँ तो वो मेहराब खाली थी और वहाँ पे वो मेहराब दोबारा नहीं लगी। वो कहाँ है? मुमकिन है, मैं बदगुमानी से करूँ, मुमकिन है अब लग गई हो, क्योंकि मैंने उस पर बहुत कुछ लिखा है। जब तक मैंने लिखा उस वक्त मेहराब नहीं लगी थी। अब मैं किसी दिन दोबारा जाऊँगा, देखूँगा लगी है नहीं लगी, नहीं लगी तो फिर शोर मचाएंगे। तो अब हम सिर्फ शोर मचा सकते हैं। खालिद भाई, शोर तो हम मचाते रहते हैं और हमारा काम है कि हम बात करते रहें। अभी बाबा होटल का जिक्र किया, आपसे अभी शायरी भी सुननी है, लेकिन बाबा होटल के ज़िक्र पर मुझे टी हाउस याद आ गया। इसका अब तक ज़िक्र नहीं हुआ। खालिद भाई टी हाउस के जनरल सेक्रेटरी हैं और टी हाउस की तामीर में, टी हाउस को ऑपरेशनल करने में और टी हाउस को मुतहर्रक रखने में खालिद भाई का बुनियादी किरदार है। मैं थोड़ी सी तकरामी करूँगा। मैं बुनियादी तौर पे सिर्फ जिसे कहते हैं ना, उसको फाइनेंसेस करके अरेंज, उसको मतलब वायबल बनाया हुआ है। रौनक उसकी आप लोग हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। नहीं, इसमें रौनक आप लोग। मैं जो एक जुमला कहता होता हूँ कि टी हाउस के जो नज़्म व नस्क संभाला हुआ है वो 2 शख्सियात हैं जो बुनियादी हैं। एक शाकिर हैं, खालिद भाई हैं, और शाकिर हैं, ये दोनों हैं, और दोनों को चाय पसंद नहीं। ये कैसी बात है खालिद भाई? देखिए, मैं चाय पीने के लिए नहीं बनाया, हम पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए बनाया। हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं वहाँ। हम मेज़बान हैं वहाँ, मेहमान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारी दूसरी कोशिश ये होती है। अच्छा, आप ये अब हो गया। अब कुछ चीज़ें मैं टी हाउस में दोस्तों को कुछ शिकायत भी होती हैं। ज़ाहिर है एक पब्लिक पॉइंट है। एक तो हमारा ये हमें ये दुख होता है कि टी हाउस की तरफ अदीबों, शायरों, दानिश्वरों का उस तरह रुझान नहीं बना जैसा बाबा होटल में था। वक्त की भी बात होती है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ और वजूहात भी दिखाई देती हैं। वो उसको किस तरह हम, अच्छा फिर हमने मेंबरशिप की,
अच्छा, मेंबरशिप का ये हुआ, जब हम मेंबरशिप कर भी रहे थे तो हमें पता था कि मेंबरशिप फीस तो लोगों ने देनी नहीं है, एक दफ़ा उन्होंने कार्ड बनवाना है और उसके बाद दोबारा नहीं बनवाना। हमने रिन्यूअल के लिए कहा, रिन्यूअल नहीं करवाए लोगों ने। ये बुनियादी चीज़ें हैं। आप इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, कुछ चीज़ों को बेहतर करने के लिए और इसको मज़ीद मुतहर्रिक करने के लिए आपके ज़हन में क्या तजावीज़ हैं? रजी, ये सबसे जो अहम चीज़ है ना, वो अदबी रिसाले क्यों बंद हो जाती हैं? इसलिए कि आप कब तक उसमें पल्ले से पैसे डालते रहेंगे। दुकान में आप 8 रुपए की चीज़ खरीद कर आप 8 रुपए की भी बेचें ना, तो आपकी दुकान बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जाके 7 रुपए में आप बेचें, आपको बखूबी अंदाजा है, मतलब मामूली सी उसकी मेंबरशिप फीस थी, रिन्यूअल है, नहीं देते लोग। अच्छा, उसके अलावा बड़े मसाइल हैं। देखें, जो मुआशरे हैं वो फ़र्ज़ और हकूक़ के साथ चलते हैं। आप हकूक़ तलब करते हैं, करें, आप पे जो फ़राइज़ आयद है आप उन फ़राइज़ को भी सरअंजाम दें। अब सूरत हाल ये है कि गिला तो बड़ा है कि जी टी हाउस में ये देखें, टी हाउस की बिजली का बिल आ रहा है, टी हाउस का गैस का बिल आ रहा है, टी हाउस का वासा का बिल आ रहा है, टी हाउस के स्वीपर, चौकीदार, इनके तनख्वाहें हैं, टी हाउस का जो केयर टेकर है उसकी हम सैलरी दे रहे हैं, टी हाउस में एसी चलते हैं। मतलब एसी को अगर एक टाइम पे बंद कर दिया जाए तो शोर मचाने वाले बहुत हैं, और जो शोर मचाने वाला वो बंदा है जो अपने घर में मतलब एसी को बड़े टाइम पे चलाता है, टाइम पे बंद करता है और उसका बिल भी भरता है। यहाँ वो बिल भी नहीं देता और उसके बाद एक्सपेक्ट करता है कि जिस वक्त वो आके बैठा है उस वक्त एसी चलाया जाए, और जब तक उसका दिल नहीं भरता घर जाने के लिए उसको एसी चलता रहे। अच्छा, ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती। इसी तरह देखें, हमने टी हाउस में जो चाय है सब्सिडाइज दे रहे हैं। अब सब्सिडाइज चाय किसके लिए है? हम कहते हैं ये टी हाउस के मेंबर के लिए है। अब आम आदमी जो है, जो शहर से जाता है, उसको उसी चाय का उसको बिल देना चाहिए जो वो मतलब बाली होटल पे आप बैठ के ना, आप फुटपाथ पे बैठ के, गंदी सी कुर्सी पे बैठ के आप चाय का जो कप का जो वो डिमांड करता है वही देते हैं, वो देते हैं। यहाँ आकर आप एसी में बैठते हैं, अच्छा माहौल है, शानदार एक बाइज्जत जगह है बैठने की, और उसमें आप कहते हैं कि मैं इसमें चाय के पैसे जो है वो सब्सिडाइज दूंगा। ठीक, मान लिया कि जो मेंबर है वो दें। मेंबर के साथ जो 6 मेहमान आए हैं, मेंबर कहता है इन 6 मेहमानों से भी वही सब्सिडाइज पैसे लिए जाएं। इस तरह ये चीज़ें नहीं चल सकती। लोगों को तावन करेंगे, लोग हमारे साथ चलेंगे, ये उनके फ़ायदे के लिए है, ये चीज़ें बेहतर होंगी, हम चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जब तक तमाम मेंबरान इसमें हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे, ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। मैं अकेला, मतलब मुझे पता है मैं इसके फंड्स किस तरह इकट्ठे करता हूँ। हर महीने जो इसमें सब्सिडी हम डालते हैं, इसमें हर महीने हम पैसे कहाँ से मैं अरेंज करता हूँ किसी को नहीं पता, मैंने कभी आपको नहीं बताया। बिल्कुल सही। ये मैं कहता हूँ, ये अहले मुल्तान, ये कुछ हमारे दोस्त हैं, मुखैर हैं, जो बड़े मतलब मैं उनका ज़ाती तौर पर एहसानमंद हूँ। वो मेरे मुंह को, टी हाउस को देखते हुए, आप अदीबों के लिए इन चीज़ों को सामने रखते हुए वो चीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं उनको सिवाय गिले शिकवे के और कोई काम नहीं है। शाहिद भाई, आपसे आखिरी बात, उसके बाद हम खालिद भाई से कलाम सुनेंगे। ज़िंदगी में कुछ यादगार वाक़यात होते हैं, कुछ दुख होते हैं, कुछ खूबसूरतियाँ भी होती हैं। शाहिद भाई ने दुखों का जिक्र नहीं किया। मैं जानता हूँ, कमर रज़ा शहज़ाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज़्यादा उठाऊँगा। तो वो जब खालिद भाई को मैं देखता हूँ, इनके कॉलम पढ़ता हूँ और उनके अज़ुर्दा कॉलम पढ़ता हूँ और दुख देखता हूँ, वो मुझे मालूम है। आपने भी बहुत सारे दुख, आप उन दुखों का जिक्र करना चाहेंगे या नहीं? नहीं, दुखों का जिक्र करना इसलिए भी नहीं चाहूँगा कि, लेकिन आप अपनी मोहब्बत का जिक्र तो करना हाँ, चाहेंगे ना। जिक्र उस मोहब्बत के हवाले से जो हाँ, आपको तन्हाई का एहसास हुआ वो तो जिक्र करना चाहेंगे। हाँ, वो तो मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन दुखों का इजहार इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि दुख तो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उनके साथ साथ अल्लाह ताला का जो मुझ पर करम है, जो उसकी नवाजिश है, वो उनसे बहुत ज़्यादा है। बच्चों की सूरत में, बच्चों के और बच्चे भी लिखने वाले हैं, आपके सामने है कि मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ, जहाँ तक वो मेरी ज़िंदगी के साथी की, मेरे हमसफ़र की आप बात करते हैं, तो वो एक मेरा 50 साल का कमोबेश, 40 साल का तो आपने पूरी किताब लिखी। अज़दवाजी रिश्ता था, लेकिन उससे पहले भी
क्योंकि वो मेरी कज़न थी। बचपन से जैसे हम वो हमारे माहौल, वो खुले खुले वेड़े और दरख्त और वो सारा, उसमें हम भागते दौड़ते जवान हुए। और उस खातून में मैंने ये देखा कि मेरा घर आपने भी देखा है, कभी खालिद भाई को भी जहमत देंगे, कि उसने जैसे वो कहते हैं ना मर्दाना बार, मैंने सिवाय नौकरी के कुछ नहीं किया। नौकरी की, तनख्वाह मिली, उसको दे दी। तो हम अपने उस नवे शहर के माहौल से, जो आबाई घर था, उससे निकल के आपने पढ़ा भी है, और हम आज जिस कंडीशन में हैं, मेरे बच्चे मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी ज़ाहिर है उन्होंने ही बनाया इस सारा, ये सारा उसमें सारा क्रेडिट उसका। और फिर सबसे अहम बात यह है कि 91 में जब मैं एक बड़े सीवियर एक्सीडेंट्स में, जिसके मैंने जिक्र भी किया और मैं किताब में मौजूद है, पॉइंट से वापस आया था, उस ज़माने में वो वक्त था कि मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे और तमाम रिश्ते अलग हो गए थे सिवाय माँ बाप। बहुत शुक्रिया। मैं खालिद भाई आखिरी आपसे कुछ नज़में, दो चार कोई अशार, ताकि हम एक हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए प्रोग्राम को। मैं अब गम की अफसोस की बड़ा अच्छा किया शायद भाई ने कि उन्होंने कहा कि उसका जिक्र नहीं करना चाहिए ज़्यादा। वो ज़फ़र इकबाल का एक शेर मुझे याद आया कि मुझ पर ज़फ़र खुदा की ज़मीं तांगी सही, खुश हूँ कि मेरे सर पे खुला आसमां तो है। बहुत अर्ज़। तो हम खुले आसमान को देखना चाहिए। तो बाकी जो है वो तैमूर का एक शेर है, तैमूर हसन का, आपको पता है नाबीना है। उस शेर को आप ज़रा उस तनाज़र में देखें कि ए कह कहे बखेरने वाले तू खुश भी है, ए कह कहे बखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़, हंसता तो मैं भी हूँ। क्या बात। एक छोटी सी नज़म है, जब कई दफ़ा सुना चुका हूँ, लेकिन वो 3 मिसरों की नज़म है कि बात से बात निकल आती है। शायद देखें बात से बात किस तरह निकलती है कि एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। और एक कथा कि 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले सिंपल बात है औरत जात की बीवी जो। क्या बात क्या कह दे, क्या कह दे। और इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वखरी एक पसूड़ी है। इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वखरी, मोहब्बत अपनी टाइप की वखरी एक पसूड़ी है। इसमें बंदा जीता भी है और मरता भी रहता है। हाँ। रान मुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है। हाँ। बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। क्या कह दे, क्या कह दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, खालिद भाई आपका, शाहिद भाई आपका। आप दोनों मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं। आप सब के लिए और आपके लिए मोहब्बतें, सलामती की दुआएं। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान रज़ीदीन रज़ी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे किसी और ख़ूबसूरत हस्ती के साथ।